Hi everyone, welcome to this channel Scholarsville. In this video, we will talk about UPSC NDA GAT paper which was conducted during April 2025. यूपीएससी के द्वारा जो एनडीए का गैट का एग्ज़ाम हुआ था अप्रैल 2025 में जो कंडक्ट किया गया था और उसमें हम जो जीके के क्वेश्चन थे जीके और जनरल स्टडीज़ के क्वेश्चन उसको हम थोड़ा डिटेल मैनर में डिस्कस करेंगे इस वीडियो में। ओके, अगर आप चाहते हैं कि आपको और इस तरह की वीडियोस और हम बनाएं जिसमें आपके डिफरेंट डिफरेंट एग्ज़ाम्स सेंटर के स्टेट के ओके डिफेंस के एग्जाम्स को हम डिटेल मैनर में डिस्कस करें सो काइंडली सब्सक्राइब दिस चैनल। ओके, एंड जिसके नीचे दिया गया जो आपका एक टेलीग्राम चैनल है उस पर भी जाके आप ज्वाइन कर सकते हैं। ओके, सो लेट्स स्टार्ट विद द यूपीएससी इंडियन गैट एग्जाम। सो इसमें जब का फर्स्ट क्वेश्चन है तो फर्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, विच ऑफ द फॉलोइंग मेन इंडस्ट्री एंड इंडस्ट्रीज वाज एंड वर developed in the second industrial revolution that took place after about 1850। कि जो 1815 के ऑनवर्ड जब सेकंड इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन स्टार्ट हुआ था उसमें से कौन सी इंडस्ट्री इवॉल्व हुई है। ओके, कौन सी इंडस्ट्री डेवलप हुई है। तो इसमें आपका जो आंसर आएगा केमिकल एंड इलेक्ट्रिकल इंडस्ट्री। दिस इज द बेस्ट ऑप्शन। ओके, तो ये एनडीए का जो क्वेश्चन है जो बहुत ही आसान सा क्वेश्चन था। अगर हम इसको थोड़ा सा डिटेल डिस्कशन करें तो जो फर्स्ट इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन है जो लेट ऑफ 18 से लेकर मिड ऑफ 19 सेंचुरी तक चला था। ओके, लेट ऑफ 18 से लेकर मिड ऑफ 19 सेंचुरी तक चला था फर्स्ट इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन। और इसमें क्या क्या चीज़ें, तो आई एम टॉकिंग अबाउट ग्लोबल लेवल, तो इसमें क्या क्या चीज़ डेवलप हुई थी। स्ट्रीम पावर, ओके स्टीम पावर हुई थी, मैकेनाइजेशन मशीन्स एंड फैक्ट्री सिस्टम ये स्टार्ट किया गया था ड्यूरिंग द फर्स्ट इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन। इफ़ यू टॉक अबाउट द सेकेंड इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन तो ये लेट 19 सेंचुरी से लेकर अर्ली 20 सेंचुरी तक ये चला था सेकेंड इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन। और इसमें क्या क्या चीज़ें डेवलप की गई थी, इलेक्ट्रिसिटी, इंटरनल कंबशन इंजन्स, मास प्रोडक्शन लाइक स्टील एंड केमिकल। ओके, तो यू कैन सी तो सेकेंड इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन में ऑप्शन में अगर कोल एंड आयरन है, कॉटन स्पिनिंग एंड वीविंग एंड स्टीम इंजन, ये तीनों डिडक्ट हो जाएगा क्योंकि केमिकल और इलेक्ट्रिसिटी, तो ये बेस्ट आपका सेकेंड इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन में आएगा। इफ यू टॉक अबाउट द थर्ड इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन जो मिड 20 सेंचुरी से लेकर ऑनवर्ड चला है और इसमें क्या क्या चीज़ें डेवलप हुई है, इलेक्ट्रॉनिक्स, आईटी, ऑटोमेशन एंड कंप्यूटर। ओके, तो ये एक बहुत बेसिक सा क्वेश्चन था कि जो सेकंड इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन है जो आफ्टर 1815 ऑनवर्ड स्टार्ट किया गया, इसमें इसमें कौन कौन सी मेन इंडस्ट्रीज और इंडस्ट्रीज डेवलप हुई हैं। तो मैंने यहाँ पर आपके फर्स्ट रेवोल्यूशन, सेकंड इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन और थर्ड इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन ये सारा चीज़ें मैंने मेंशन यहाँ पर कर दिया, यू कैन नोट डाउन। ओके, तो इन सबकी आपको पीडीएफ जो होती है तो आपको पीडीएफ के लिए अलग से स्क्रीनशॉट लेने की जरूरत नहीं है, आपको पीडीएफ की सारी आपको अवेलेबल हो जाएगी नीचे दिए गए टेलीग्राम चैनल पे। ओके, तो टेलीग्राम चैनल अगर आपको विजिबल नहीं हो रहा तो स्कॉलर्स विला, जो स्कॉलर्स व्हील है आप डायरेक्ट स्कॉलर्स व्हील आप कर सकते हैं। तो ये लोगो लगा होगा तो वहाँ पर आप उसको लाइक करके ज्वाइन कर लीजिए। सेकंड क्वेश्चन है, विच अमंग द फॉलोइंग मटेरियल वाज यूज्ड इन मेकिंग द हड़प्पन सील। ठीक है, हड़प्पन सील्स को बनाने के लिए कौन सा मटेरियल यूज किया जाता था। अगेन आंसर इज ऑप्शन डी, स्टेटाइट। जो स्टेटाइट मटेरियल है ये यूज किया जाता था फॉर मेकिंग मटेरियल विच इन आईबीसी इंडस वैली साइट्स। ठीक है, इंडस वैली सिविलाइजेशन जो हमारी इंडिया की फर्स्ट सिविलाइजेशन है और बेस्ट सिविलाइजेशन थ्रू आउट द वर्ल्ड, और इसमें जो आपकी हड़प्पन सील्स होती थी उसको कौन सा मटेरियल यूज होता था, स्टेटाइट। तो अब देखिए, सो मोस्ट ऑफ द सील्स वर मेड अप ऑफ स्टेटाइट। ओके, तो विच इज अ काइंड ऑफ अ सॉफ्ट स्टोन। तो एक ये क्या है, सॉफ्ट स्टोन है। और जो ये तो मोस्टली सेल्स इससे बनती थी, क्या सारी सेल्स इससे बनी थी, तो ये आंसर इज नो। सभी सेल्स नहीं बनती थी, मोस्ट ऑफ द सेल्स एंड फ्यू ऑफ देम किससे बनाई जाती थी, टेराकोटा से, गोल्ड से, एजेट से, चैरेट, एवरी एंड सॉरी एवरी एंड फियंस। ओके, तो इन सब से ये भी सील्स बनाई जाती थी, टेराकोटा, गोल्ड, चैट, इन सब से भी बनती थी। ओके, और जो स्टैंडर्ड हड़प्पन सील्स थी उसकी डायमेंशन होती थी 2/2। ओके, विच इज अ स्क्वायर। तो ये एक स्क्वायर सील्स होती थी, द मेन डायमेंशन इज 2/2 एंड इट इज बिलीव दैट, आप सबको पता है ये सील्स का मेन यूज किया जाता है फॉर द कमर्शियल पर्पसेस एंड यू नो दिस इज अ वेरी सिंपल कि जो सील्स है ये कमर्शियल पर्पस के लिए यूज की जाती थी। ओके, तो ये था एक सेकंड क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच अमंग विच वन अमंग द फॉलोइंग महाजनपदास इन एंशिएंट इंडिया वाज एन ओलिगार्ची। ओके, जो ओलिगार्ची है मोनार्की नहीं है, ओलिगार्ची है। तो इसमें से कौन सी एंशिएंट सिटी है। आप सबको पता है ड्यूरिंग एंशिएंट इंडिया हमारे इंडिया में थे 16 महाजनपद। ओके, 16 महाजनपद में थे, इसमें सबसे बड़ा महाजनपद था मगध एम्पायर। आप सभी को ये चीज़ें क्लियर होनी चाहिए। ओके, और इन 16 महाजनपद में जो दो मेन जनपद है वाजी और मल्ल, ओके, ये ओलिगार्ची थे। ओके, बाकी जो रिमेनिंग 14 है वो मोनार्की थे। और जो ये 2 थे वाजी एंड मल, ये आपके क्या से कोई मल ऑप्शन में नहीं है, तो वाजी इज द बेस्ट आंसर आपका रहेगा। ओके, ऑप्शन ए। सो महाजनपद वर 16 मेजर एंशिएंट इंडियन स्टेट्स
जो कब तक थे, 6 से लेकर 4 सेंचुरी बीसी तक थे। एंड सम विच वर ओलिगार्ची रिपब्लिक, जिसको हम कहते थे गण संघ, गण संघ कहा जाता था ओलिगार्ची को। और इसमें क्या होता था, दीज विच पावर वार शेयर बाय द रूलिंग क्लैन एंड असेंबलीज, इसमें कोई मोनार्की नहीं होती थी। इट मीन्स देर वॉज नॉट सिंगल रूलर, इसमें कोई सिंगल रूलर नहीं था, तो देर वॉज नॉट अ मोनार्की। इसमें क्या था, एक क्लैन होता था, असेंबलीज होती थी, वही सब मिलकर इसको चलाते थे, वही पावर को शेयर करते थे। तो अनलाइक मोनार्की, तो इसमें से दो मैंने बता दिए, वाजी और मल, तो वाजी इज द बेस्ट ऑप्शन यार। ओके, इसमें क्या होता था, तो वेयर राजास आर गवर्नड कलेक्टिवली विद असेंबलीज रेदर देन सिंगल किंग। तो अपने याद है ना, ओलार्गी को जो ऑल आर्ची है, इसको गण संघ भी कहा जाता है। ओके, ये था थर्ड क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्कल्पचर्स फाउंड एट सांची स्तूपा। देखिए, जो सांची स्तूपा में स्कल्पचर मिला है विच इज नॉट डायरेक्टली इंस्पायर्ड बाय बुद्धिस्ट आइडिया, इसमें से कौन से ऑप्शन में बुद्धिस्ट आइडिया डायरेक्टली लिंक्ड नहीं है। एम्प्टी सीट, ओके, शल्मजिक, ट्री एंड व्हील, इसमें आपका आंसर आएगा ऑप्शन बी। वो कैसे, आपको बता देता हूँ। देखिए, आप सबको पता है जो सांची स्तूप है, ठीक है, तो सांची स्तूपा क्या रिप्रेजेंट करता है, जो लॉर्ड बुद्धा का फर्स्ट सरमन जो सारनाथ में हुआ था, ठीक है, जो लॉर्ड बुद्धा ने फर्स्ट सरमन किया था सारनाथ में, उसी को ये रिप्रेजेंट करता है एट सांची स्तूपा। इसमें जो एम्प्टी सीट है, एम्प्टी सीट क्या रिप्रेजेंट करती है, दिस रिप्रेजेंट द एनलाइटनमेंट ऑफ बुद्धा। ओके, दिस रिप्रेजेंट द एनलाइटनमेंट ऑफ बुद्धा। जो व्हील है, व्हील क्या रिप्रेजेंट करता है, दैट रिप्रेजेंट द फर्स्ट sermon at Sarnath. Will represent the first sermon. And the third is Bodhi tree. तो बोधि ट्री भी क्या रिप्रेजेंट करता है, दैट इज अ प्लेस। ओके, एम्प्टी सीट इज अ रिप्रेजेंट जस्ट एनलाइटनमेंट, एंड इफ यू टॉक अबाउट बोधि ट्री, इट रिप्रेजेंट द प्लेस ऑफ द एनलाइटनमेंट, ओके, विच इज बोध गया। एंड एलिफेंट भी होता है वहां पर, तो एलिफेंट क्या रिप्रेजेंट करता है, दैट इज अ बुद्धा's birth, symbolize the Buddha birth. So these four main representation, empty seat, tree, wheel and elephant, clear। और इसमें जो आपका है शल्बजिक, विच इज अ कॉमन डेकोरेटिव एलिमेंट्स है, जो इंडियन स्कल्पचर्स में फाउंड किए जाते हैं, रिलीजियस साइट्स पे, रिलीजियस सेकुलर साइट्स पे ये फाउंड होते हैं। ओके, शल्बंजिक, this is the common decorative elements and Indian sculptures found inside and outside religious and the secular spaces of Buddhism, Jain and Hindu architecture में ये एक मटेरियल मिलता है, डेकोरेटिव क्या मिलते हैं, स्कल्पचर्स, तो ये इसको कहा जाता है, दैट्स वाई ऑप्शन बी इज द आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन ब्रिटिश इंडिया विच वन अमंग द फॉलोइंग एक्ट परमिटेड डिटेंशन विदाउट ट्रायल अप टू 2 years। ओके, जो डिटेन करना विदाउट ट्रायल अप टू 2 years, तो इसमें आपका आंसर आएगा ऑप्शन बी, रॉलेट एक्ट। ठीक है, रॉलेट एक्ट इसमें आंसर आएगा। वो क्यों, देखिए, इसमें क्या कहा गया था, कौन सा एक्ट है जो विदाउट ट्रायल 2 साल तक उसको डिटेन कर सकते हैं। देखिए, रॉलेट एक्ट आप सबको पता है कि रॉलेट एक्ट 1919 का एक्ट है, तो ये अमृतसर की जलियांवाला बाग की ट्रेजिडी के साथ लिंक्ड है ये सारी चीज़ें। ओके, तो रॉलेट एक्ट का एक्चुअल नेम क्या था, अनार्किकल एंड रेवोल्यूशनरी क्राइम्स एक्ट, ये एक ऑफिशियल नेम था। उसको रॉलेट ने बनाया था, रॉलेट कमीशन का चेयरमैन था, दैट्स वाई उसके रॉलेट के नाम से पड़ा हुआ है, but actually anarchal and the Revolutionary Crimes Act, which is a repressive British law in India, allowing imprisonment without trial, censorship, searches without warrant to suppress national movements। ठीक है, नेशनल मूवमेंट्स को ख़त्म करने के लिए, सप्रेस करने के लिए ये अनार्किकल एक्ट बनाया गया था बाय द रॉलेट, सो दैट्स वाई इट नेम्ड लाइक अ रॉलेट एक्ट इन 1990। तो ये आपका आंसर आएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द बूदान मूवमेंट इज अ करेक्ट। कि बूदान मूवमेंट की इसमें से कौन सी स्टेटमेंट इसमें करेक्ट है। ऑप्शन ए है, द टारगेट वाज टू गेट 1/6 ऑफ कल्टिवेबल लैंड इन इंडिया एज अ डोनेशन, इट वाज अप्रूव्ड थ्रू अ सेंटर गवर्नमेंट एक्ट, इट वाज ensured that the donated land was free from all litigation and the first donation of land was in बिहार। तो इसमें आपका आंसर आएगा ऑप्शन ए। ठीक है, तो भूदान मूवमेंट आपको पता होना चाहिए, आचार्य विनोबा भावे जी ने स्टार्ट की गई थी 1951 में, तेलंगाना में स्टार्ट हुई थी। ये याद रखना आपने। ओके, भूदान मतलब लैंड को डोनेट करना। तो भूदान मूवमेंट क्या थी, एक वॉलेंटरली लैंड रिफॉर्म मूवमेंट स्टार्ट की, इसके द्वारा की गई थी आचार्य विनोबा भावे जी के द्वारा। कब स्टार्ट की गई थी, 1951 में। आचार्य विनोबा भावे ही इज ऑल्सो कॉल्ड द फर्स्ट इंडिविजुअल सत्याग्रही भी इनको कहा जाता है। ओके, ही वॉज कॉल्ड द फर्स्ट इंडिविजुअल सत्याग्रही, ये आपने याद रखना है। ओके, और सेकंड इंडिविजुअल सत्याग्रही थे जवाहरलाल नेहरू। जवाहरलाल नेहरू वाज द सेकंड इंडिविजुअल सत्याग्रही, क्लियर।
So we talk about the Bhudan movement, which is the land gift movement started by the launch by the Acharya Vinoba Bhave in 1951 in India. एंड ये कहाँ पर स्टार्ट की गई थी? आंध्र प्रदेश। तब आंध्र प्रदेश था, राइट नाउ इन तेलंगाना। ओके, तब पोचमपल्ली विलेज, ठीक है, पोचमपल्ली विलेज है, वहाँ से स्टार्ट की गई थी। देन इन आंध्र प्रदेश, राइट नाउ इन तेलंगाना। तो ये तो वैसे ही गलत हो गई, क्योंकि जहाँ से स्टार्ट होगी थी फर्स्ट डोनेशन ही वहाँ से स्टार्ट की जाएगी। An initial objective of this movement was to secure voluntarily donation and distribute them to the landless, कि जो वॉलंटरी लैंड को डोनेट कर रहा है, उसके बाद इसी लैंड को कलेक्ट करके लैंडलेस को प्रोवाइड कर दिया जाएगा। ओके, और बट सून केम टू बी डिमांड 1/6 ऑफ द ऑल द प्राइवेट लैंड। ओके, तो ये था आपका ऑप्शन ए। इसमें क्या है आपके 1/6 लैंड टारगेट, 1/6 ऑफ द कल्टिवेबल लैंड, जितनी भी आपकी प्राइवेट लैंड है उस 1/6 उसको डोनेट करना है। तो ये सबसे बेस्ट ऑप्शन माना जाता है। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन है, द कॉन्स्टिट्यूशन 73rd अमेंडमेंट एक्ट, जो 73rd और 74th अमेंडमेंट, देखिए 73rd एंड 74th अमेंडमेंट आपके दोनों के दोनों अमेंडमेंट 1992 के अमेंडमेंट है। 73rd अमेंडमेंट आपका पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस पे है और 74th आपका म्यूनसिपैलिटीज़ में। ओके, 73rd और 74th ये आपका दोनों म्यूनसिपैलिटीज़ है। So the 73rd Constitutional Amendment Act in 1992 gave the constitutional status to पंचायती राज। ओके, याद रखना आपने। तो 73rd आपका पंचायती राज पे है और 74th कहाँ पर है, किसके साथ है? म्यूनसिपैलिटीज पे। तो इसमें पंचायती राज में अगर बेस्ट ऑप्शन देखा जाए तो इसका में आपका ऑप्शन बी रहेगा, एन इलेबोरेट सिस्टम ऑफ इस्टेब्लिशिंग पंचायती एज यूनिट ऑफ सेल्फ गवर्नमेंट। ओके, तो म्यूनसिपैलिटीज नहीं आएगा, लिंग्विस्टिक माइनॉरिटी भी नहीं आएगा और झारखंड स्टेट भी नहीं आएगा। तो ऑप्शन बी इज द बेस्ट ऑप्शन। जिसमें क्या था कि पंचायती राज में 3 टायर गवर्नमेंट, जिसमें ग्राम पंचायत, ब्लॉक समिति और जिला परिषद फॉर द रूरल लोकल सेल्फ गवर्नमेंट। लोकल सेल्फ गवर्नमेंट वैसे इंडिया में स्टार्ट की थी लॉर्ड रिपन ने, सो दैट्स व्हाई लॉर्ड रिपन वाज कॉल्ड द फादर ऑफ लोकल सेल्फ गवर्नमेंट। ठीक है, अब इसमें क्या है कि लाइक जो हमारे ग्राउंड लेवल पे क्या करना है कि हम सेल्फ गवर्नमेंट लेकर आनी, पंचायतें बनानी है, इसमें SC ST वुमेन को भी रिजर्व करना है, उनको भी रिजर्वेशन देनी है। और ये जो एक्ट था 1992 का एक्ट था, पर ये इनेक्ट कब किया गया? 1993 में। और इसी के साथ हमारे इंडिया का जो 9th पार्ट ऐड हुआ। ओके, और साथ में 11th शेड्यूल ऐड किया गया था। क्लियर? किसमें? पंचायती राज में। और 9th ए किसमें है? म्यूनसिपैलिटीज़ में। और कौन सा शेड्यूल है? 12th शेड्यूल। तो 12th शेड्यूल और 9th ए म्यूनसिपैलिटीज़ पे है और 9th पार्ट और 11th शेड्यूल पंचायती राज पे है। क्लियर? और पंचायती राज में कितने सब्जेक्ट्स हैं? 29 सब्जेक्ट्स हैं, याद रखना है 29। और 2 इंटू 9 कर लेंगे तो 18 आ जाएगा, तो 18 आपके म्यूनसिपैलिटीज़ में सब्जेक्ट्स हैं। ओके, ये आपने याद रखना है। और ये गांधीयन आइडियोलॉजी पे बेस्ड है। ओके, सो दिस इज अबाउट 73rd अमेंडमेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द पार्लियामेंट ऑफ इंडिया इज करेक्ट? तो पार्लियामेंट ऑफ इंडिया में क्या चीज़ें करेक्ट हैं? अ मेजोरिटी ऑफ द member of the Rajya Sabha are elected by the system of proportional representation by the means of single transferable vote। बाकी भी स्टडी कर लेते हैं। द डिप्टी चेयरपर्सन ऑफ द राज्य सभा इज नॉमिनेटेड बाय द प्रेसिडेंट फ्रॉम अमंग द मेंबर। देखिए, डिप्टी चेयरमैन सर नॉमिनेट नहीं होता, वो भी इलेक्टेड होता है, तो ये गलत हो गया। द लोकसभा कैन नॉट बी डिजॉल्व बिफोर द कंप्लीशन ऑफ इट्स 5 ईयर। ये भी रॉन्ग है, क्योंकि लोकसभा डिजॉल्व हो सकती है बिफोर द 5 ईयर्स। एंड मेंबर ऑफ द लोकसभा वोट इन द इलेक्शन ऑफ द मेंबर ऑफ द राज्यसभा। ये भी गलत है, क्योंकि लोकसभा के मेंबर राज्यसभा में क्यों वोट करने जाएंगे, तो ये भी गलत है। तो ऑप्शन 1 आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, अब डिप इसमें ये तो ईजी था, ये भी ऑप्शन है। तो ये भी हमने याद रखना है, जो डिप्टी चेयरपर्सन होता है, तो डिप्टी चेयरपर्सन एक कॉन्स्टिट्यूशनल पोजीशन है। और ये कौन से आर्टिकल में मेंशन है? 89 में। एक होता है चेयरपर्सन इज द चेयरमैन। तो चेयरमैन कौन होता है राज्यसभा का? ऑब्वियसली राज्यसभा का चेयरमैन इज द वाइस प्रेसिडेंट। ठीक है, वाइस प्रेसिडेंट कौन होगा? जो आपका राज्यसभा का चेयरमैन होगा। और इसके नीचे होता है डिप्टी चेयरमैन, इसके नीचे डिप्टी चेयरमैन, जो आर्टिकल नंबर 89 में मेंशन है। ओके, और जो डिप्टी चेयरमैन है ये इलेक्टेड है, नॉमिनेटेड नहीं है। और इलेक्टेड कहाँ से होता है? जो राज्यसभा के जितने भी मेंबर्स हैं, जो 250 सीट्स हैं, ओके, उसी मेंबर्स में वोटिंग होती है और उसी मेंबर की वोटिंग से उन इलेक्शंस करके डिप्टी चेयरपर्सन की इलेक्शंस का इलेक्टेड पर्सन वहाँ पर बैठता है। ओके, तो ये ऑप्शन आपकी बेस्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच वन अमंग द फॉलोइंग डज नॉट फिगर अमंग द 5 प्रिंसिपल ऑफ पंचशील? इसमें से कौन सी पंचशील की ऑप्शंस में नहीं आती? पंचशील जो 5th जो आपकी 5 म्यूचुअल एग्रीमेंट है बिटवीन इंडिया एंड चाइना। ओके, और ये एग्रीमेंट 1954 में साइन किए गए थे, तो ये भी आपने याद रखना है। इसमें ऑप्शन फर्स्ट है म्यूचुअल रिस्पेक्ट फॉर ईच अदर टेरिटोरियल इंटीग्रिटी एंड सॉवरेनिटी। ये तो आंसर बनेगा ही बनेगा।
इक्वालिटी एंड म्यूचुअल बेनिफिट ये भी आएगा, पीसफुल कोएग्जिस्टेंस ये भी आएगा, और न्यूक्लियर नॉन प्रोलिफरेशन ये ट्रीटी नहीं है, इसलिए आपका आंसर क्या बनेगा, ऑप्शन डी आंसर बनेगा। ओके, तो इसको एक बार स्टडी कर लेते हैं। द पंचशील एग्रीमेंट विच इज साइंड बाय इंडिया एंड चाइना इन 1954। तो अपने याद है ना कब ये साइन हुए थे, 1954 में। पंचशील विच इज अ 5 प्रिंसिपल ऑफ अ पीसफुल कोएग्जिस्टेंस। ओके, पीसफुल कोएग्जिस्टेंस, इसमें 5 एग्रीमेंट कौन कौन से, एक तो है म्यूचुअल रिस्पेक्ट फॉर सॉवरेनिटी। ओके, म्यूचुअल रिस्पेक्ट ऑफ सॉवरेनिटी। सेकंड है नॉन एग्रेशन, थर्ड है नॉन इंटरफेरेंस, फोर्थ है इक्वालिटी एंड म्यूचुअल बेनिफिट, और फिफ्थ है पीसफुल कोएग्जिस्टेंस। ओके, म्यूचुअल रिस्पेक्ट फॉर सोवरेनिटी, नॉन एग्रेशन, नॉन इंटरफेरेंस, इक्वल एंड म्यूचुअल बेनिफिट एंड पीसफुल कोएग्जिस्टेंस। ओके, तो ये क्या गाइड करता है कि द रिलेशंस फॉर पीस एंड कोऑपरेशन अमंग आफ्टर द डीकोलोनाइजेशन। तो इंडिया चाइना के 1954 में ये 5 एग्रीमेंट किए गए थे। तो ये अपने पांचों एग्रीमेंट याद रखते हैं, म्यूचुअल रिस्पेक्ट for the territorial integrity, sovereignty, non-aggression, non-interference, equality and mutual benefit and peaceful coexistence। तो न्यूक्लियर नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी ये आपकी न्यूक्लियर के साथ लिंक्ड है, इसमें इनका कोई लेना देना नहीं है, तो दैट्स व्हाई ऑप्शन डी इज द आंसर। ओके, यू कैन सी। नेक्स्ट है मेज एंड मक्का वाज इंट्रोड्यूस्ड इन इंडिया इन द 17th सेंचुरी वाया। तो वाया इज द बेस्ट ऑप्शन, क्योंकि अगर वाया ना होता तो फिर तो आपका आंसर पोर्चुगल आना था। तो ये क्वेश्चन है कि जो मक्का इंट्रोड्यूस 17th सेंचुरी में किया गया, वाया कौन से रास्ते से वाया है, तो इसलिए आपका आंसर बनेगा ऑप्शन बी, अफ्रीका एंड स्पेन। ओके, अफ्रीका एंड स्पेन। देखिए मेज जो है वो अमेरिका का नेटिव है। ओके, तो मीजो अमेरिका, याद रखना मेज जो मक्का है वो अमेरिकन नेटिव है। एंड पोर्चुगीज ट्रेडर्स वर इन ब्रिंगिंग मेज टू इंडिया इन 16 टू 17 सेंचुरी, यहाँ पर लेकर आए, बट जो रास्ता था, वाइल पोर्चुगल वाज डायरेक्ट इंट्रूडर टू इंडिया, द क्रॉप जर्नी इन्वॉल्व क्रॉसिंग द अटलांटिक अमेरिकन टू यूरोप एंड अफ्रीका। ठीक है, तो अफ्रीका एंड अमेरिका में आपका यूरोप और अफ्रीका आ जाएगा, तो स्पेन और अफ्रीका इज द बेस्ट ऑप्शन। एंड देन स्प्रेड वाया मैरीटाइम ट्रेड रूट यूरोप टू इंडिया। तो याद रखना आपने, क्वेश्चन यहाँ पर वाया पूछा गया था, ना कि सिंपल। पोर्चुगीज ने तो इंट्रोड्यूस किया है, पर वाया अफ्रीका और स्पेन से। ठीक है, तो ये हमने याद रखना, इसलिए मैंने यहाँ पर चीज़ें मेंशन कर दी है। तो पोर्चुगल वाज द फर्स्ट इंट्रूडर टू इंडिया एंड द क्रॉप जर्नी इन्वॉल्व क्रॉसिंग द अटलांटिक अमेरिकन और यूरोपियन एंड देन स्प्रेडिंग द मैरीटाइम ट्रेड रूट्स। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच वन ऑफ द फॉलोइंग टर्म एसोसिएटेड विद द प्रैक्टिस ऑफ सूफीज्म। इसमें ऑप्शन है कि सूफीज्म की प्रैक्टिस के साथ कौन सा इसमें टर्म एसोसिएटेड है, जजिया, इज्मा, मुकद्दम एंड मुरीद। तो इसमें आपका आंसर आएगा मुरीद। ओके, अब एक बार देख लेते हैं सारे। तो जजिया, आप सबको पता जजिया एक टैक्स है। ओके, किस पे लगता था, नॉन मुस्लिम्स पे, लाइक ज्यूज, क्रिश्चियन, हिंदूज जो इस्लामिक स्टेट्स में रह रहे हैं उन पे लगाया जा रहा है। ओके, तो मुस्लिम स्टेट्स में नॉन मुस्लिम्स पे टैक्स लगाया जाता था, जजिया टैक्स जूस, क्रिश्चियन और हिंदू पीपल्स पे। ये तो बहुत इजी क्वेश्चन है। इजमा, इजमा इज बेसिकली अफ्रीकन टर्म, अफ्रीका ये सॉरी अफ्रीकन नहीं, अरेबिक टर्म है, सॉरी। तो ये अरेबिक एक टर्म है, अरेबिक टर्म है, इसका मतलब इजमा का मतलब था कंसेंसस या म्यूचुअल एग्रीमेंट। ओके, या तो कंसेंसस होता है या फिर क्या होता है इसका एग्रीमेंट। ओके, मुकद्दम, तो मुकद्दम भी एक अरेबिक टर्म है, इसका मतलब होता है लीडर। ओके, हेड, द हेड ऑफ द पर्टिकुलर कम्युनिटी यू कैन से, और पर्टिकुलर लॉ, किसी भी चीज़ को जो हेड को उसको मुकद्दम कहते हैं। तो दैट इज द फोरमोस्ट और चीफ और प्रिसीडिंग यूज्ड हिस्टोरिकली फॉर विलेज हेडमैन लाइक द चौधरी इन साउथ एशिया, रिस्पॉन्सिबल फॉर लॉ ऑर्डर एंड रेवेन्यू कलेक्शन, तो उसको मुकद्दम कहते थे। ओके, तो ये तीनों क्लियर हो गए। जजिया भी आपका आंसर नहीं होगा, तो जजिया एक टैक्स है। इल्म क्या है, जो इज्म, इज्म बेसिकली एक कंसेंसस, एक एग्रीमेंट है। ओके, और मुकद्दम बेसिकली क्या है, एक विलेज का हेडमैन है जो हर एक लॉ के लिए, कलेक्शंस के लिए रिस्पॉन्सिबल होगा। मुरीद, मुरीद का मतलब होता है एनलाइटनमेंट अंडर अ गाइड विच इज अ स्पिरिचुअल डिसाइपल, शिष्य। ओके, मुरीद को सूफीज्म में कहते हैं, दैट इज अ स्पिरिचुअल डिसाइपल सीकिंग एनलाइटमेंट अंडर अ गाइड और मुर्शीद। मुर्शीद जो गाइड होता है, मेंटर होता है, और मुरीद क्या होते हैं सूफीज्म में, जो एक डिसाइपल है, शिष्य होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है महेंद्रगिरी, द हाईएस्ट पीक ऑफ ईस्टर्न घाट। ईस्टर्न घाट की जो सबसे हाईएस्ट पीक महेंद्रगिरी है, वो कौन से स्टेट में लोकेटेड है। तो ज्योग्राफी का क्वेश्चन तो आप सबको पता है, उड़ीसा का ही पार्ट है। ओके, ऑप्शन बी इज द आंसर। सो महेंद्रगिरी which is located on Odisha Eastern Ghat, is famous for its deep spiritual significance linked to Ramayan, लॉर्ड परशुराम एंड पांडव, तो इन सबके साथ लिंक्ड है। ओके, इस बार अरावली बहुत बड़ा मुद्दा बना हुआ है। ओके, तो अरावली इज अ डिफरेंट थिंग।
तो महेंद्रगिरी विच इज द हाईएस्ट पीक ऑफ ईस्टर्न घाट इज लोकेटेड विच ऑफ द फॉलोइंग। तो ओडिशा, तो ओडिशा में अपने याद रखना ईस्टर्न घाट्स में महेंद्रगिरी है, और ये स्पिरिचुअल सिग्निफिकेंस रामायण, पांडव और लॉर्ड परशुराम के साथ भी कनेक्टेड है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच डांस फॉर्म ऑफ इंडिया हैज बीन इंस्क्राइब्ड इन यूनेस्को रिप्रेजेंटेटिव लिस्ट ऑफ इंटेंजिबल कल्चरल हेरिटेज ऑफ ह्यूमैनिटी। ओके, तो इसमें बताया गया कौन से जो डांस फॉर्म है यूनेस्को की रिप्रेजेंटेटिव लिस्ट ऑफ इंटेंजिबल कल्चरल हेरिटेज ऑफ ह्यूमैनिटी में आती है। तो इसमें आपका आंसर आ जाएगा ऑप्शन बी, गरबा। ओके, और ये क्यों इंपॉर्टेंट है, बिकॉज ये आज एज फार एज 2025 दिसंबर इज कंसर्न, तो अभी तक जो दिसंबर तक बात करें तो 15 साइट्स कल्चरल एलिमेंट्स हैं, जो 15 है अभी तक। ओके, आज के टाइम पे, और जो 15th जो रिसेंटली ऐड किया वो गरबा ही ऐड किया गया था 2023 में, 2023 में। ओके, तो ये अपने याद रखना है, तो दैट्स वाई ये करंट अफेयर बन गया 2023 का। So with the recent inscription of Garba of Gujarat in 2023 on the representative list of ICH, okay, which is an intangible cultural heritage of humanity, इंडिया के पास कितने एलिमेंट्स, इसमें कितने लिस्ट में कितने एलिमेंट्स है, बेसिकली 15 है। तो 15 इंटेंजिबल कल्चरल हेरिटेज एलिमेंट्स ऑन द प्रेस्टिजियस यूनेस्को रिप्रेजेंटेटिव लिस्ट ऑफ इंटेंजिबल कल्चरल हेरिटेज ऑफ ह्यूमैनिटी। ओके, तो 15 हो गए। अब मैंने रिसेंट 3 लिख लिए हैं, तो 15th कौन सा हो जाएगा, गरबा ऑफ गुजरात। 14th कौन सा हो जाएगा, दुर्गा पूजा इन कोलकाता, ये 2021 में ऐड हुई थी। और 13th कौन सा है, कुंभ का मेला, जो 2017 में ऐड किया गया था। ठीक है, तो +4 +2, तो मैंने रिसेंट वाले 3 लिख दिए हैं, तो आपको याद हो जाएगा। नेक्स्ट ओके, बाकी मैंने सारे के 15 तो यहाँ पर मेंशन नहीं किए, मैं जो रिसेंट गुजरात का गरबा, 14th दुर्गा पूजा और 13th कुंभ का मेला, ये मैंने यहाँ पर मेंशन कर दिए, इससे आपको चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्लोटिंग ऑफ ब्लड, जो ब्लड की क्लोटिंग है, इन्वॉल्व विच ऑफ द फॉलोइंग क्लोटिंग प्रोटीन। इसमें से कौन सा क्लोटिंग प्रोटीन रिस्पॉन्सिबल है, इन्वॉल्व है फॉर द क्लोटिंग ऑफ ब्लड के लिए। देखिए, जो ब्लड की क्लोटिंग है उसके लिए कौन कौन से प्रोटीन्स रिस्पॉन्सिबल होते हैं, एक होते हैं फिब्रिनोजन। ओके, तो फाइब्रिनोजन, दूसरा होता है प्रोथ्रोम्बिन, और तीसरा होता है फैक्टर 13। ओके, ये 3 मेन प्रोटीन्स हैं जो बेसिकली ब्लड क्लोटिंग के लिए, तो ऑप्शन आपका बी यहाँ पर बन जाएगा। ठीक है, फाइब्रिनोजन। So blood clotting proteins are fibrinogen, which is converted to fibrin, and उसके बाद prothrombin and factor 3, all are crucial for the forming a stable clot, and इसके साथ platelets भी होते हैं, और विटामिन के is also responsible for a clotting of blood। ठीक है, प्लेटलेट्स भी होते हैं जो ब्लड की क्लोटिंग के लिए रिस्पॉन्सिबल है, और साथ में विटामिन के भी होते हैं, पर 3 विटामिन यहाँ पर मैंने मेंशन कर दी, फाइब्रोजन, नोजन, प्रोथ्रोम्बिन एंड फैक्टर 13। तो ये थे हमारे कुछ क्वेश्चंस। ठीक है, ऑल्दो ये हमारा फर्स्ट पार्ट था जिसमें मैंने सारे क्वेश्चंस तो कवर नहीं किए, पर कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कवर किए हैं। ओके, और ये सारे क्वेश्चन आपके अप्रैल 2025 में के पेपर में पूछे गए थे। क्लियर, अब जो सेकंड पार्ट होगा तो सेकंड पार्ट में मैं कुछ और क्वेश्चंस आपके लेकर आऊँगा। ओके, और कोशिश करेंगे कि 1-2 पार्ट में हम सारे गैट के क्वेश्चन कवर कर लें। क्लियर, तो अगर आप सब को ये वीडियो अच्छी लगी होगी तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करें, और अपने फ्रेंड्स के साथ ओके शेयर जरूर करें। और इसी के साथ जो मैंने नीचे टेलीग्राम का लिंक दिया हुआ है उसको ओके ज्वाइन करना मत भूलिए। तो दिस इज़ फॉर टुडे इन दिस वीडियो, थैंक यू।